साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी साहित्य के विशिष्ट कथाकार मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी उसे बुद्ध ने काटा। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि मेरी उससे क्या क्या बातें हुई थी। मैं तो उसके होने को ही देखती रहती थी जो धीरे धीरे नहीं होता जा रहा था। वो जिंदा था मगर उस तरह जिंदा नजर नहीं आ रहा था जैसे वो कभी जिंदा नजर आया करता था। पिछले कई महीनों से उसके जीवन से जीवन जा रहा था। बीते वक्त की उदासियां उसे चूस चबा रही थीं। जीने में उसकी दिलचस्पी निरंतर कम होती जा रही थी। वो सबसे कटता जा रहा था, खुद से, अपने आसपास से, दीन दुनिया से। और यदि अब भी कुछ न किया गया तो मामला खतरे के जोन में पहुंच सकता है, ये मैं समझ रही थी। पर मामला तब तक सचमुच खतरे के जोन में पहुंच चुका था। मैंने सोचा था कि कश्मीर की हवाएं उसकी भीतर के साए साए करते खालीपन को भर उसे जीवन की ओर लौटाने में कामयाब हो जाएंगी। मैंने सोचा था कि प्रकृति उसे खंड खंड खंडित और ध्वस्त होने से बचा लेगी, पर मैं गलत थी। जब भीतर की क्यारी ही सूख गई हो, पौधा ही मर गया हो, तो बाहरी सुंदरता क्या खाक बचाएगी? कहानी उसी मरते हुए पौधे की और उस समय की जब इस देश की पटकथा देश के नौजवान नहीं, मेहनतकश सपूत नहीं, किसान नहीं, मजदूर नहीं, जवान नहीं, नेता नहीं, वरन कुछ कारपोरेट घराने लिख रहे थे। बहरहाल मैं कभी उसे सोनमर्ग की घाटियों तो कभी गुलमर्ग की वादियों के बीच ले जाती, कभी पहलगांव तो कभी नारायण नाग की वादियों में घुमाती कि महसूस करे वो मस्त बहारों को, जीवनदायी हवाओं को, आसमान छूते विराट पर्वतों को, सदियों से बहते चांदनी छिटकते दुग्ध धवल झरनों को। ये रूहानी सौंदर्य मेरी आत्मा को जगाने लगता, कुछ इस कदर कि मेरी आंखें डबडबा जाती, हाथ अनायास जुड़ जाते। तू सचमुच है। जब मैं खुद इस कदर भाव विह्वल थी, हरियाली देखते देखते खुद हरियाली बन गई थी, तो क्या कुदरत की इस करामात का असर उस पर नहीं होगा? जीवन की ये गुनगुनी धूप क्या उसकी आत्मा पर लगी फफूंदी को दूर नहीं कर देगी? यही सोच मैं उससे पूछती। तुम कहते हो ना कि क्या है मेरे होने का अर्थ, तो खोजो कुदरत के इस कमाल के बीच, तारों भरी इस रहस्यता के बीच, पर्वतों की इस विराटता के बीच अपने होने का अर्थ। मैं कहती, ध्यान से सुनो इन चिड़ियों की चहचहाट को, झरनों को, हवाओं और पत्तों की सरसराहट को। पर उसकी आंखों की खिड़की में तो इतना धुआं भरा हुआ था, उसके कानों में इतना शोर भरा हुआ था कि वो कुछ ना देख पाता और ना ही किसी महीन ध्वनि या तरंग को पकड़ ही पाता। बस अपने खोल में ही बंद पोटली सी पड़ी रहती उसकी काया। मुझे लगता मैं अपने बेटे नहीं वरन किसी अजनबी के साथ हूँ जो किसी भी हालत में तैयार नहीं जिंदगी का साथ निभाने को। पर फिर भी मैंने हथियार नहीं डाले। मैं पूरी शक्ति के साथ लग गई कि जागे उसमें जीवन। मैं सुनाती उसे सृष्टि के रहस्य और अमरता की कहानी, ठीक वैसे ही जैसे कभी सुनाई थी शिव ने पार्वती को अमरनाथ की गुफा में। मैं सुनाती उसे महाभारत की कहानी कि कैसे हताश और भ्रमित हुए अर्जुन में श्री कृष्ण ने वो शक्ति भर दी कि वो फड़क उठा था। पहाड़ पर सैलानियों को घुमाते घोड़े वालों को दिखाते हुए मैं शब्दों का महल खड़ा कर देती। देखो इनकी अटूट जिजीविषा को, मुट्ठी भर अनाज के बदले ये दुनिया को ठेंगे पर रखने की कुव्वत रखते हैं। मैं जी जान से लगी थी कि क्या कुछ करूं, क्या गाऊं, क्या रोऊं कि उसकी आत्मा पर लगा सारा कीचड़ धुल जाए और वो फिर तरोताज़ा हो जाए, सृष्टि की पहली सुबह सा, गंगा की गंगोत्री सा। आखिर माँ हूँ मैं उसकी, मुझे पहुँचना ही होगा आत्मा के उन अंधेरे तहखानों तक जहाँ जिंदगी ने डरा रखा है उसे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उसने तो जैसे सन्नाटे को ही ओढ़ बिछा लिया था। इसीलिए मेरी किसी भी बात का, यहाँ तक कि दार्शनिकता में पगे सूत्रों का भी उस पर कोई असर नहीं हो पाया। जैसे कि अपने श्रवणेंद्रियों के दरवाजों के बाहर उसने बोर्ड लटका दिया हो, नो एंट्री, और मेरा कहा उसके घायल व्यक्तित्व से टकरा कर लौट कर मेरे ही पास वापस आने को अभिशप्त हो। कई बार मुझे महसूस होता कि प्रकृति भी अकेले को और अकेला, भरे हुए को और भर देती है। क्या इसलिए इस देश में ऋषि मुनियों ने सर्वोत्तम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच वैराग्य और मौत का वर्णन किया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महाप्रभु चैतन्य, जाने किन किन के नाम जहन में कौंधते और डर की ठंडी लहर मेरे भीतर उतर जाती। नहीं बनने देना है मुझे उसे विवेकानंद और रामतीर्थ, बस मेरा बेटा ही बना रहे वो। पर वो तो तुला था खून खच्चर करने पर। उफ,
क्यों नहीं हो जाता है वो पहले की तरह? क्यों इतना अज्ञेय हो रहा है वो? क्या इसी का नाम है इंसान? बंदरों की तरह उछल कूद करते विचार और लहरों की तरह उठती गिरती स्मृतियाँ। मम्मा, ये क्या पहन रखा है तुमने? किसी जांच अधिकारी की तरह सिर से पैर तक ताकते हुए पूछा था उसने। मैं भौचक, कहीं कुछ उल्टा तो नहीं पहन लिया? कोई ठिकाना नहीं मेरा भी। पर नहीं, सब ठीक ठाक ही था। ठीक ही तो पहना है। साड़ी ऐसे ही तो पहनी जाती है। आज क्या पहली बार देख रहा है मुझे? साड़ी हिंदुस्तानी और ब्लाउज पाकिस्तानी, ये क्या मैचिंग है? काली जीन्स पर लाल काली टॉप्स जिस पर लिखा था बीइंग ह्यूमन, और जो थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी। उसे नीचे खींचते हुए बोला वो। बाप रे, तू एमबीए है या मैच मेकर? अरे भाई, साड़ी नई है, ब्लाउज थोड़ा घिसा पिटा है, तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा ज्ञान बघाड़ते हुए मैंने इतना और जोड़ दिया कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मैंने क्या पहना है, महत्वपूर्ण ये है कि मैं क्या सोचती हूँ। महान चित्रकार एम.एफ. हुसैन तो अमेरिका जैसे देश में भी नंगे पैर आर्ट गैलरी में चले जाते थे, क्योंकि वे होने में विश्वास करते थे, दिखने में नहीं। लेकिन वो तो मेरा कायाकल्प करने पर तुला था, इसलिए मेरी किसी भी बात का जवाब न देते हुए अपनी पतंग उड़ाता रहता। फ़र्क पड़ता है माँ, तुम्हारा बेटा एमबीए है, कंज्यूमर प्रोडक्ट में दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल का ब्रांड मैनेजर। अपने हाथों को उसने बड़ी कंपनी के अनुपात में ही फैलाया। सोचो तुम ही, यदि इस प्रकार कॉमन मैन दिखोगी तो लोग बाग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उसके माथे पर सलवटें साफ दिख रही थी। अच्छा ही सोचेंगे। सादा जीवन उच्च विचार की अवधारणा क्या शून्य से टपकी है? फिर मैं किसी और के विचारों की मोहताज नहीं हूँ। मन किया ये भी जोड़ दूँ कि तुम लोग जीन्स पहनते हो मानवीय विचारों की, पर उड़ते हो अमानवीय आसमान में। पर मैं उन क्षणों में किसी भी प्रकार की कटुता संवाद में लाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन क्षणों को मैं गौरवशाली माँ की हैसियत से भी जी रही थी, इसलिए चुप्पी मार गई। तुम भी अम्मा। वो बच्चों की तरह निरीह दिखने लगा था। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आंखें चौड़ी हो गई थी मेरी। चप्पल से लेकर माथे की बिंदी तक सब ब्रांडेड। एकाएक नज़र घड़ी पर पड़ी। प्लास्टिक की थोड़ी बड़ी सी काली कलूटी चमकती घड़ी। मैं फिर जल्ला पड़ी। ये घड़ी नहीं, मुझे पसंद नहीं। तो कैसी पसंद है? उसे संतुष्ट करने की गरज से कहा, मुझे सुनहले बेल्ट की घड़ी पसंद है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। शैम्पू किए खुशबूदार बालों पर नजाकत से हाथ फेरते हुए कहने लगा वो, मेरी बुद्धू अम्मा, ये है रेडो की घड़ी। जानती हो कितने की? कितने की? उसकी आंखें बड़े कीमत के अनुपात में ही खिंचती जा रही थीं। पर मुझे ज़रूरत नहीं ब्रांड की। घड़ी का काम है समय बताना, जो मेरी घड़ी बखूबी मुझे बताती है। जानती हो, मेरी सहेली के पास 10 घड़ियाँ हैं, फिर भी वो समय पर नहीं पहुँचती। खैर, ये बता, क्या तारीफ है तुम्हारी इस लाडो घड़ी की? हुलसित हो कर कहने लगा वो, लाडो नहीं, रेडो घड़ी है इसका नाम अम्मा। इसकी सबसे बड़ी तारीफ है कि ये कभी भी पुरानी नहीं दिखती। कितना भी इसे तोड़ो पटको, इस पर निशान नहीं पड़ते। आज जैसी दिख रही है ना, आज के 5 साल बाद भी ये ऐसी ही दिखेगी। क्या कहते हैं तुम्हारे हिंदी में एवरग्रीन को? चिर युवा, कहा मैंने, और सिर्फ उसका मन रखने के लिए मैं घड़ी को उलट पुलट कर देखती रही और सोचती रही कि ग्लैमर और चकाचौंध के पीछे भागती इस पीढ़ी के वायरस कहीं मुझे भी संक्रमित ना कर दें। इतना असर तो मुझ पर भी होने लगा है। ये अकेले में चाहे जो मन किया डाल लिया, पर इसके साथ जब भी जाती हूँ ड्रेस के प्रति सजग हो ही जाती हूँ। वो मस्त मलंग फ़कीराना अंदाज ग्रहण ग्रसित हो ही चुका है। ना सिर्फ कपड़ों के प्रति सजग हो गई हूँ, वरन ये भी चेक कर लेती हूँ कि कहीं चप्पल तो बहुत घिस नहीं गई है। सुड़क सुड़क कर चाय पीने और बिना चम्मच दाल भात खाने की आदत तो इसके जवान होते ही खुद ब खुद भाग खड़ी हुई थी। अब क्या मेरे जीन्स भी बदलेगा ये? कई बार कह चुका है, मम्मा अपना हेयर स्टाइल बदलवाओ, मम्मा प्लीज़ मेरे कहने से एक बार अपना फेशियल करवा लो। एक बार तो मुझे ब्यूटी पार्लर के वाउचर गिफ्ट में दिए। मम्मा, पैसे तो लग ही चुके हैं, अब चली भी जाओ। हंसी आ गई मुझे उसकी कच्ची चालाकी पर। सोचता है कि ऐसा कहने से अम्मा चली ही जाएगी। एक बार उसने अपने कुछ मित्रों को घर पर खाने के लिए बुलाया तो फिर पीछे पड़ गया। अम्मा अपने हेयर डाई करवा लो। चश्मे का फ्रेम तो उस दिन खुद बगुती जाकर ले आया था। दुखी होकर अंत में मैंने कह ही दिया, ऐसा कर, मेरे जीन्स तो अब बदल नहीं सकते, तू अपनी माँ ही बदल ले। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसी दिन मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके सामने ही पेटीकोट से, क्योंकि साड़ी नायलॉन की थी, चश्मा पूछ लिया तो वो फिर निराश हो गया। उसी शाम मेरे लिए ढेर सारे टिश्यू पेपर ले आया। मम्मा इनसे पोंछो अपना चश्मा।
उन्हीं दिनों एक बार उसने ऑफिस जाते जाते हड़बड़ी में मुझसे पेन मांगा। वो इतनी हड़बड़ी में था कि मैंने उसे वही पेन थमा दिया जो मेरे सामने था। पता नहीं गर्मी से या कारण क्या हुआ, ये भी उसी के साथ ही होना था। बिना ढक्कन के उस बॉल पेन की स्याही लीक कर गई। उसी दिन शाम को मेरे लिए फिशर का स्पेस पेन लेकर हाजिर हो गया। इससे लिखो मम्मा, ये ना कभी लीक करेगा और ना ही कभी इसकी स्याही ही खत्म होगी। अरे ये कैसा पेन कि इसकी स्याही कभी खत्म नहीं होगी। मैंने पेन उलट पुलट कर देखा तो आसमान से गिरी। उस अदने पेन की कीमत 8,000 रुपये थी। सफलता की छाया में तिर तिर तैरता वो बोलता जा रहा था, मम्मा यदि कभी इसकी स्याही खत्म भी हो गई तो इसकी कंपनी इसका दाम वापस दे देगी। मैं झुंझला पड़ी। क्यों पसंद करता है ये चीज़ें जो अक्षय हों। उस दिन घड़ी लाया तो ऐसी जो चिरयुवा हो, आज पेन लाया तो ऐसा जिसकी स्याही कभी खत्म ना हो। क्या ऐसी सोच प्रकृति के विरुद्ध नहीं? क्या ये अति की ओर लुढ़कना नहीं? लेकिन इन सब नोक झोंक के बावजूद वे हमारी गुनगुनी सुबहों और रेशमी शामों वाले घरेलू दिन थे। ये वे दिन थे जब हमें धरती और जीवन दोनों से ही कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि हम जिंदगी से जुड़े हुए थे। हम जिंदगी के ऐन बीचों बीच थे। और उसके बाद ही माला के मनकों की तरह सब कुछ बिखरता गया। उसका प्रमोशन हुआ और कंपनी ने उसे अंतर्राष्ट्रीय टीम में डाल दिया। अब धरती पर चलने के बजाय वो आसमान में उड़ने लगा था, दौलत में तैरने लगा था। संसार के सभी देशों में उसकी कंपनी के मुख्य कार्यालय थे। उसे कभी वियतनाम जाना पड़ता, कभी पेरिस, कभी जर्मनी तो कभी स्पेन। हम खुश होते कि बेटा उन्नति कर रहा है। जिन देशों के नाम हमने सुने भर थे, बेटा उन विदेशी आसमानों को छूकर आ रहा था। करीब 1.5 साल बाद वो भारत आया, तो भी सिर्फ 2 दिनों के लिए। इन 2 दिनों में भी उसने 5 राज्यों में उड़ान भरी। सुबह का नाश्ता दिल्ली में लिया, लंच मुंबई में तो शाम का खाना चेन्नई में। हमारे घर भी वो ठहरा था महज 2 घंटे 45 मिनट के लिए। रात ढले जब वो आया, मेरी प्रतीक्षा लहूलुहान हो चुकी थी। भोर भोर ही उसकी उड़ान थी। बस कुछ लम्हों के लिए ही झपकी ले वो उठ गया था। विशेष तो कुछ था नहीं उसके लिए करने को, बस चाय ही अपने हिस्से आई थी। सुबह सुबह ही उसके लिए इलायची की खुशबूदार चाय बनाई थी, लेकिन वो चाय पी नहीं पाया था। चाय गर्म ज़्यादा थी, उसके पास समय कम था। वहीं किसी काम से मैंने उसका किट बैग खोला तो हैरान रह गई। उसमें दाल, चावल, दलिया, आटा आदि के छोटे छोटे पैकेट थे। छोटी सी प्लास्टिक की पैक मसालेदानी थी जिसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा और अमचूर भरा हुआ था। एक छोटा सा कुकर भी था। ये क्या? मुझे लगा जैसे मैंने दाल, चावल और मसालों के पैकेट को नहीं, वरन सांप बिच्छुओं को छू लिया है। बिना घी तेल के क्या ये उबला खाना खाता है? मैंने पूछा तो वो खड़ गया। सामान को जोर जोर से सूटकेस में पटकते हुए, चीखती आंखों से मुझे देखते हुए बोलने लगा, मामा मेरा माइक्रो मैनेजमेंट मत करो। वो जब भी झुंझलाता अंग्रेजी पर उतर आता था। मेरा रुआंसा चेहरा देख वो फिर थोड़ा नरम पड़ा। शायद मेरे दुख से दुखी भी हुआ। मेरे कंधे पर हाथ रख समझाने लगा, मम्मा मैं यहाँ से सीधा मैड्रिड स्पेन जाऊँगा। वहाँ शाकाहारी भोजन नहीं मिलता। 1975 तक तो वहाँ शाकाहारी खाना बैन था। अब बैन तो नहीं है, फिर भी शाकाहारी खाना कहाँ खोजूंगा। खाने के अलावा भी दुनिया में बहुत काम है। इस कारण मैं 4-5 दिन का खाने का सामान साथ रखता हूँ कि कहीं नहीं मिले तो पका कर खा लूँ। इतना सा दाल चावल चल जाएगा 5 दिन। जानती थी अधिक जिरह पसंद नहीं जनाब को, विशेषकर उन बातों पर जहाँ उसका कद छोटा लगे। टाई की गांठ ठीक करते हुए सचमुच झल्ला पड़ा। चिल मामा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रेड, चीज़, मक्खन, नूडल्स वगैरह तो हर जगह मिल ही जाता है। एक टाइम उससे निकाल लेता हूँ। ध्यान से देखा मैंने। ब्रेड, चीज़ और मक्खन खा खा कर उसका वजन बढ़ रहा था। शरीर पर हर कहीं अतिरिक्त चर्बी नजर आ रही थी। सामने के बाल काफ़ी उड़ गए थे। पीछे भी छोटा सा चांद निकल आया था। कम सो पाने की वजह से आंखों के नीचे काली झाइयाँ दिखने लगी थीं। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है? कमाना राजा की तरह, पर खटना गधों की तरह और खाना भिखारियों की तरह। जाते जाते पूछ बैठी मैं, अब कब आओगे? जाने किस ख्याल में खोया था कि उसने जवाब दिया, 400 करोड़। क्या? 400 करोड़ दिन के बाद? कि क्या कहा तुमने? वो शर्मा गया। सॉरी मामा, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। अरे मामा, मैं अपनी कंपनी के सबसे बिकाऊ प्रोडक्ट का ब्रांड मैनेजर हूँ। इस कारण मेरे दिमाग में सेल्स का आंकड़ा घूम रहा था। मैं कहना चाह रही थी कि ज़िंदगी को लेकर इतनी लापरवाही ठीक नहीं, पर मैं कुछ कहती इसके पहले ही वो ये जा और वो जा। आज ताना दे रहे हैं वे दिन वे लम्हे, रह रह कर कोंच रहे हैं मुझे कि मैंने तभी क्यों नहीं आगे बढ़कर रोक लिया उन्हें। तब वे मेरी पहुंच से इतने दूर भी न गए थे।
साल भर बाद वो फिर आया भारत, पर तब तक शायद सुर बिखर चुके थे। खूबसूरत सा कुछ था उसमें जो सदा के लिए मर गया था। तोड़ फोड़ उसके भीतर शुरू हो चुकी थी। यूं बाहर से सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, पर एक माँ की सतर्क निगाह से कुछ भी बच नहीं रहा था। काफ़ी थका थका, बिखरा बिखरा और उदास दिख रहा था वो। फेसबुक, तेज म्यूजिक, दोस्त, गर्लफ्रेंड, होटल, रेस्टोरेंट, पार्टी, आना जाना, पीना पिलाना सब सिरे से गायब थे। ऑफिस से आते ही लैपटॉप पर या तो डेटा विश्लेषण करता या गुमसुम बैठा जाने क्या क्या सोचता रहता। एक बार तो मैंने उसे गीता के साथ साथ बुद्ध के एट फोल्ड पाथ पर कुछ पढ़ते हुए देखा। मुझे ताज्जुब हुआ, हमेशा रंगीनियों, रोशनियों और चकाचौंध में उड़ने वाला गीता में क्या खोज रहा है? क्या मुझे भ्रम हुआ है? कैसे टटू लूं उसे? यद्यपि अपनी जिंदगी में मुझे गीता ने हमेशा ही संभाला था, पर उस दिन उसका बुद्ध और गीता की शरण में जाना जैसे मुझे किसी तूफान के संकेत देने सा लगा था। उसकी गहरी उदासी, उसकी थकावट, चेहरे की उड़ती रंगत, बढ़ता वजन, सब जैसे चीख चीख कर कह रहे थे कि ये वो लहरें हैं जो तूफान पूर्व ही आती हैं। रात मैंने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, कुछ मौज मस्ती करते हैं। उसकी आंखों में वेदना का समुद्र लहराया। माथे पर उगाए पसीने को कुर्ते की बाह से पोंछते हुए उसने धीरे धीरे अपने को खोला, जैसे कोई खोलता है धीरे धीरे सावधानी से घाव पर बंधी पट्टियों को। मम्मा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हर चीज़ का कोटा बंधा होता है, मौज मस्ती का भी? मामा, मुझे लगता है कि मैंने मौज मस्ती का अपना कोटा शायद पूरा कर लिया है। शायद मैंने अपने हिस्से से कुछ ज़्यादा ही ले लिया है। बुद्ध ने कहा था कि एवरीथिंग इन सक्सेस इज़ पॉइजन, अर्थात ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ जहर है। तो मामा, मेरे पास तो सभी कुछ एक्सेस है। चर्बी ज़्यादा, पैसा ज़्यादा, खर्च ज़्यादा, रफ्तार ज़्यादा, घूमना ज़्यादा, काम ज़्यादा, तनाव ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, हो हल्ला ज़्यादा। अब तुम ही बताओ मम्मा, इतने एक्सेस का भार ये मशीन कैसे संभाले? बोलते बोलते वो खिड़की से आसमान की ओर ताकने लगा था। अब वो मेरे साथ नहीं था। उन जलते क्षणों में लगा जैसे बुद्ध हमारे घर के आंगन में करुणा की मूर्ति बनकर नहीं, वरन आतंक बनकर उतरे हैं। उस पर कोढ़ में खाज ये कि उसी समय जाने कैसे तो याद आया कि एक 21 वर्षीय लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। वो हर दिन नेट पर बैठा रहता था। सुसाइड नोट में उसने लिखा था, सब कुछ जान गया हूँ, अब देखने को क्या बचा है? तो क्या इसका भी कोटा पूरा हो गया? नहीं बचा कुछ। इसीलिए पीले पड़ते जा रहे हैं उसके पत्ते। कुछ करना होगा। काश कर पाती मैं उसके मन की खुदाई, पकड़ पाती उस जीवन को जो हर रोज निकल रहा था दबे दबे पांव बाहर। मेरा चिंतित चेहरा देख शायद उसे भी लगा कि कुछ ज़्यादा ही बोल गया है वो। इस कारण मुझे आश्वस्त करने के लिए बिना बात ही जोर जोर से हंसने लगा, झूठ मूठ की खाने की फरमाइश करने लगा। पर हर दिन ही कुछ न कुछ ऐसा होता रहता कि भरोसा फिर अनाथ हो जाता, सुख शांति का गला दब जाता। कई बार आधी आधी रात तक उसे कमरे की बत्ती जली रहती, कई बार रसोई में भी खटपट की आवाज़ें आती रहती। एक रात वो नींद में बड़बड़ा रहा था, 200 करोड़, 200 करोड़। एक दिन उसके कमरे में झाड़ू लगाते वक्त बाई ने कागज के कई मुड़े तुड़े टुकड़े देखे। कुछ टुकड़ों पर कुछ डेटा लिखे हुए था, कुछ पर एक आध पंक्ति लिखकर फेंक दिया गया था। एक टुकड़े पर लिखा हुआ था, जो जो बड़ा हो रहा हूँ अशांतियाँ भी बड़ी हो रही हैं। एक और टुकड़े पर लिखा था, करूँ ना करूँ, सेल्स टारगेट पूरा तो किसी प्रकार कर दूंगा, पर इससे अधकटी गर्दन वाली बकरियों की तरह कई जिंदगियां बाँ बाँ कर उठेंगी। क्या करूं? क्या यही चाहा था मैंने कि बैल बन जाऊं? लगता है सेल्स टारगेट को पूरा करते करते मैं भी एक दिन कंपनी का बैल बनकर दम तोड़ दूंगा और मेरे चारों तरफ बिखरे होंगे आंकड़े ही आंकड़े। उस टुकड़े को पढ़ मैं तो जैसे जिंदा ही चिता पर चढ़ गई थी। क्यों लिखा उसने दम तोड़ दूंगा? क्या चल रहा है उसके भीतर? ये कंपनी तो उसकी ड्रीम कंपनी थी, फिर क्या हुआ? दिन भर मैं गीली लकड़ी की तरह सुलगती रही, सपनों के पंख नोचती रही, दम रोक कर उसके आने का इंतजार करती रही। उस दिन भी वो और दिनों की तुलना में घर जल्दी ही आ गया था। मैं फिर परेशान उठी। क्या ऑफिस का काम संभल नहीं रहा उससे? क्या तबीयत ठीक नहीं? क्यों आ गया इतनी जल्दी? इतने जतन से बनाए खाने को भी उसने छुआ भर। मम्मा, भूख नहीं। आवाज़ का यदि कोई चेहरा होता तो ये तय था कि उस दिन उसका चेहरा बहुत कातर और गमगीन था। मेरे भीतर जैसे खतरे की घंटी बजी। ये ठीक नहीं। उसके हाथों पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, मुझे लगता है तू काम करते करते बहुत थक गया, चल कहीं घूम आते हैं इस शहर से बाहर। वो हंस पड़ा, एक बेजान बिलखती हंसी। मम्मा, सारी दुनिया तो घूम चुका हूँ, पिछले 5 सालों से घूम ही तो रहा हूँ, अब घूमने में क्या आकर्षण बचा है मेरे लिए?
मम्मा इतना तेज दौड़ा पर पहुंचा कहीं नहीं। बोलते बोलते उसकी आवाज़ बिखरने लगी थी। मन पर पट्टियां बंध गई मेरे। क्या कुछ नहीं बचा? क्या सब कुछ देख भोग लिया उसने 29 साल के इस जीवन में? इसीलिए जब से शादी की बात मैं करती हूँ किसी ना किसी बहाने टाल देता है वो मुझे। कभी कहता अब ज़माना शादी का नहीं लिव इन रिलेशन का है, तो कभी कहता मम्मा कंपनी टिक कर बैठने तो दे तब सोचूं। एक बार एक लड़की को लेकर मैं पीछे ही पड़ गई तो हाथ छुड़ाकर भागा। बाद में उसका एसएमएस आया। मुझे सुख भोगने की ना इच्छा रही ना ताकत। मैं ठंडा हो चुका हूँ। ओह नो। सारी रात सपनों के पंख झड़ते रहे, उसके अलग मेरे अलग। क्यों लिखा उसने सुख भोगने की ना इच्छा रही ना ताकत? क्या नौकरी के तनाव और सेल्स टारगेट ने उसे मार डाला? आशंका के सांप डसते चले गए। पिछले दिनों मेरी सहेली के डॉक्टर पति ने कहा था, क्या बताएं, तेज रफ्तार की जीवन शैली और आधुनिक जीवन के तनाव युवकों में नपुंसकता बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये भी? भगवान न करे क्या होगा अति और गति में जीने वाली इस पीढ़ी का। ना ये खुद जिएगी ना जीने देगी। मुझे लगा सारे उत्पात की जड़ ये नौकरी है, जिसे पाने के लिए कभी उसने धरती आसमान एक कर दिया था। 16-16 घंटे पढ़ पढ़ कर खुद को गला ही डाला था। वही नौकरी आज उसका खून चूस रही थी। उसका छरहरापन, उसकी ताजगी, उसके सुंदर केश, उसका व्यक्तित्व, उसकी आत्मा, यहाँ तक कि उसकी हंसी तक उससे छिन चुकी थी। कई बार मुझे सोचना पड़ जाता था कि वो अंतिम बार कब हंसा था। शायद नौकरी के शुरुआती महीनों में। बहरहाल जख्म खाए उसके वजूद की मलहम पट्टी करते हुए मैं बोली, छोड़ दे तू ये चाकरी, खा रही है ये तुझे। कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले जहाँ कुछ तो सुकून मिले। परमहंसी मुद्रा में वो बोला, नौकरी बदलने से दुनिया नहीं बदल जाएगी मामा। हर जगह यही हाल है। जहाँ भी जाऊँगा टारगेट, मुनाफा, रेड मारना, तिकड़म, झूठ और फरेब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मैं इस कंपनी में रहूं या दूसरी कंपनी में। सवाल ये है कि मैं नौकरी में रहूं या नहीं। कहते कहते उसने फिर बुद्ध को कोट किया। पहली बार मैंने बुद्ध को कोसा। खुद शांति की खोज में घर बार छोड़कर जंगल में चले गए और आने वाली पीढ़ियों को भागने का रास्ता दिखा गए। कहीं सचमुच भी उसने नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा? मेरा बूता नहीं कि उसे बैठकर खिला सकूं। अभी तो इसके लिए ठीक ठाक लड़की का जुगाड़ भी नहीं कर पाई हूँ। कहीं टिक कर रहे तो बात आगे बढ़ाऊँ। पर इतना तय था कि मेरी शंका सही है, वो खुश नहीं, ये सचमुच अशांत है। तभी उसे बुद्ध याद आ रहे हैं। शाम मैंने फिर उसमें हवा भरने की चेष्टा की। बेटा, जिंदगी से यूं डरा नहीं जाता, सींगों से पकड़कर उसका मुकाबला किया जाता है। वो मुस्कुराया बुद्ध की तरह। मैं कांप उठी मलेरिया के रोगी की तरह। सुबह सी सुबह, लेकिन वो अभी तक नहीं उठा था। शायद रोज की तरह जगह जगह ही सोया था, या एक रात के भीतर ही जाने कितनी रातें बिता रहा था वो। रात उसने कपड़े भी नहीं बदले थे, मोजे तक नहीं उतारे थे। ऑफिस के कपड़ों में ही सिकुड़ कर सोया हुआ था। रात ठंड लगी होगी तो बिस्तर की चद्दर ही ओढ़ कर सो गया था वो। मन में फिर टीस सी उठी। कितना बदल रहा है वो भीतर से बाहर से। थोड़ी चिंता और ढेर सारे दुख के साथ लौटने लगी कि तभी एकाएक नज़र गई सीने के पास उल्टी पड़ी उसकी डायरी पर। यूं अमूमन मैं पढ़ती नहीं किसी की डायरी, पर इन दोनों उसकी बेचैनियों और उदासियों ने पढ़वा ली मुझसे उसकी डायरी। कौन जाने ये डायरी ही ले जाए मुझे उसके अंधेरे तहखानों तक। पर वो डायरी तो जैसे रोशनियों से लिखी हुई थी। उसने लिखा था, एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के पास वो कभी झांकता तक नहीं था। दूसरी को सिर्फ पारिवारिक समारोह में ले जाता था। तीसरी को दूसरी से थोड़ा ज़्यादा समय देता था। उसकी जिम्मेदारी थी उसकी प्रॉपर्टी की देखरेख करना, उसको संभालना, आगे बढ़ाना। उसका अधिकांश समय चौथी बीवी के साथ ही गुजरता, मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, नौका विहार में, नृत्य मदिरा में। एक बार राजा मरणासन्न हुआ। अकेले इस धरती से जाना, अकेले रहने की आदत नहीं। उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, सती हो जाओ। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है महाराज, मेरी तो सारी जिंदगी ही मौज मस्ती और भोग विलास में बीती है। मेरा मन अभी भरा नहीं है। अतृप्त कामनाओं के साथ मैं कैसे मरूं? फिर राजा ने अपनी तीसरी पत्नी की ओर देखा। उसने भी टका सा जवाब दे दिया, महाराज मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस बीच कितनी ही प्रॉपर्टी मैंने खरीदी हैं जिनका भुगतान करना है, कितनी ही प्रॉपर्टी मैंने बेची हैं जिनका भुगतान अभी आना है। मेरा कार्य अभी अधूरा है, मैं कैसे जा सकती हूँ? निराश राजा ने अपनी दूसरी पत्नी की ओर ताका। तुम चलो मेरे साथ। उसने भी अपनी असमर्थता दिखाई।
महाराज, आपने तो मुझे एक ही कार्य सौंपा, परिवार को संभालने का। मेरा कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, मैं कैसे जाऊं? निराश और अवसन्न राजा का जीवन के यथार्थ से परिचय हो चुका था। वे सिर झुकाकर चिंता और पश्चाताप में डूबे हुए थे कि तभी उनके सामने एक औरत आई। उसने उन्हें कहा, महाराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। राजा भौंचक, ये कौन? तभी उस युवती ने अपना परिचय दिया। महाराज, मैं आपकी पहली पत्नी हूँ। आपने तो कभी मेरे द्वार पर झांका तक नहीं, पर मैं जाऊंगी आपके साथ। ये पहली पत्नी ही आपकी आत्मा है, विवेक है, जिसके पास आप शायद ही कभी भटकते हैं। लेकिन उसी डायरी के दूसरे पन्ने पर भी कुछ लिखा था, जो शायद रोशनाई से नहीं, आंसुओं से लिखा हुआ था, जहाँ मन, शरीर और आत्मा का दर्शन नहीं, वरन उसके जीवन की कुछ तल्ख सच्चाई थी। उसने लिखा था, काश मैंने वो सपना देखा होता। उसके बाद कुछ लिख कर काट दिया गया था। कुछ जगह खाली छोड़ दी गई थी। डायरी के पन्ने की तरह शायद उसके दिमाग में भी बहुत कुछ आड़ा तिरछा चल रहा था। नीचे की तरफ लिखा था, पहली डुबकी में मैं कहाँ समझ पाया था कि ज़िंदगी कहीं और है। अब समझ पाया हूँ जब गले तक धंस गया हूँ कि खून खराबों का हमारा व्यापार झूठ और सिर्फ झूठ पर टिका हुआ है, खूबसूरत बनाने के झूठे वादों पर अब नहीं होता मुझसे ये सब। शर्म आती है मुझे अपने पर। लोग मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गांव के गांव उजड़ रहे हैं, और हमारी टीम अपनी सारी ताकत और ऊर्जा इस बात पर लगा रही है कि कैसे युवतियों को गोरापन बेचा जाए, कैसे उन्हें खूबसूरत दिखने के स्वप्न बेचे जाएं, कैसे गांव के लोकल निर्माताओं और छोटे मोटे उत्पादकों से उनका धंधा छीन लिया जाए, जिससे हमारे लिए मैदान साफ हो। बॉस कहते हैं कि तुम सोचना छोड़ दो, अच्छा बनने में समझदारी नहीं है। दूसरे का बोझ हम क्यों उठाएं? धारा के विरुद्ध हम क्यों चलें? हमें नौकरी में रहना है तो हर हाल में कंपनी को प्रॉफिट कमाकर देना होगा, चाहे कपट से, अनैतिकता से या फिर अधर्म से। पर मैं सोचना कैसे छोड़ दूं? मेरा सोचना ही तो ये साबित करता है कि मुझ में और जानवर में सिर्फ 2 पैरों का ही अंतर नहीं है। दूसरे दिन भोर भोर ही उठ गया था वो। आजकल बेटे को खो देने का जाने कैसा तो खौफ कीड़े की तरह घुस गया है भीतर कि सुबह उठते ही पांव अनायास ही उसके कमरे के दरवाजे की ओर चल पड़ते हैं। देखा, वो जमीन पर आसन बिछा पद्मासन की मुद्रा में कुछ जाप कर रहा था। सारी चेतना कानों पर लगा मैं उसे सुनने लगी। होठों की दरारों से फूट रहा था कुछ, क्रांति क्रांति जैसा ही कुछ जाप कर रहा था। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया है। शांति को मैं क्रांति क्यों सुन रही हूँ? नहीं, मैं कहीं तो गलत नहीं थी, मैंने सही सुना था, मेरे रोम रोम ने सुना था। वो सचमुच क्रांति क्रांति ही बुदबुदा रहा था। उफ, कैसा कंफ्यूज्ड है मेरा बेटा। कभी आत्मा की बात करता है तो कभी क्रांति की, कभी बुद्ध की बात करता है तो कभी युद्ध की। खिड़की से आती नरम धूप की उजास में फिर ध्यान से देखा उसका चेहरा। 2 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी, हल्की सिलवटों से भरा कुर्ता, थोड़ा मैला पड़ा पायजामा, कानों के पास चांदी के कुछ तार, पर इसके बावजूद कितना निरीह, पवित्र, उदास, सच्चा और सात्विक दिख रहा था वो। कन्फ्यूज्ड वो है या मैं हूँ? अशांत वो है या मैं हूँ? समझ नहीं पाई। जाप से उठा तो परम शांत दिख रहा था। पूछूं न पूछूं का असमंजस, कहीं कुछ ऐसा ना कह बैठे जिसे सुन ना पाऊँ मैं, पर पूछ ही लिया आखिरकार। ओम शांति की जगह ओम क्रांति क्यों जाप रहा था तू? उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा जैसे चोरी पकड़ी गई हो। फिर एकटक मेरे चेहरे की ओर देखता रहा। मैंने फिर कुरेदा, बोलते क्यों नहीं? उसने कहा, देखो, देखते देखते तुम्हारे बाल कितने सफ़ेद हो गए हैं। मैं झल्लाई, टालो मत, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो हंसा। सोच की धूप छांव लहराई पल भर के लिए उसके उदास और खामोश चेहरे पर। फिर गिरे कुछ शब्द आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पतझड़ में गिरते हैं पत्ते पेड़ों से। रही होगी देश को शांति की ज़रूरत कभी, पर आज देश को है क्रांति की ज़रूरत। क्या कहा? क्रांति? खुदाया, कल तक ऊपर से नीचे तक जो साहब था आज एकाएक क्रांतिकारी कैसे बन गया? क्या पूछूं उससे, पर कहीं झल्ला गया। किस तरह आजकल चिड़चिड़ा हो गया है वो। हिम्मत की आखिरकार मैंने। आज क्रांति की बात एकाएक तुम्हारे दिमाग में आई तो कैसे? पपड़ी पे पड़े होठों पर जीभ फेरते हुए उसने कहा, मामा, आजकल सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। दिलचस्प ख्याल और विचार मेरे बॉस हो रहे हैं जो स्वप्न तक मेरा पीछा नहीं छोड़ते। कल स्वप्न देखा कि दुनिया से पानी खत्म हो गया है और लोग बाग सिर्फ कोक और पेप्सी पी रहे हैं। मैं स्वप्न में ही घबरा गया कि अब हमारा साबुन कैसे बिकेगा, क्योंकि बिना पानी लोग बाग कपड़े कैसे धो पाएंगे, कपड़े नहीं धुलेंगे तो हमारा टारगेट कैसे पूरा हो पाएगा। ओह नो,
जाने कितने हॉर्स पावर का करंट लगा कि चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। सफलता के हाईवे पर खड़े इस लड़के को कभी बुद्ध तो कभी क्रांति क्यों याद आ रही है? वो जहाँ था कितने पहुँच पाते हैं वहाँ तक, पर विडंबना ये थी कि वो वहाँ नहीं था जहाँ वो था, और सच्चाई ये थी कि सच होते हुए भी मन मानने को तैयार बिल्कुल नहीं था कि वो वहाँ नहीं है। फिर भी दुखी नहीं होने के तर्क ढूंढते हुए मैंने मन से गुहार लगाई, मन मेरे तो उदास मत हो, क्योंकि जो क्रांति की बात करते हैं वे जीने और दुनिया को बदलने की भी बात करते हैं। वे दुनिया को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। नहीं, अभी सब कुछ शेष नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बचा है उसके अंदर। नहीं तो क्रांति की बात नहीं करता, पर इसका और क्षरण नहीं हो सके इसके लिए ज़रूरी है कि मैं उसे दूर ले जाऊं यहाँ से। लेकिन इस बीच क्या कुछ घट गया था कि ज़िंदगी की चहक हाथों से एकदम छूट गई थी। कश्मीर काला हांडी बन गया था। थोड़ा बहुत जो भी बचा कुचा था वो भी रिस गया था। सोच भी नहीं पाई कि वो ज़िंदगी से भयभीत था, थका हुआ था, निराश था, या ज़िंदगी के सत्य को जान गया था। बुद्ध के कांटे का जहर उस पर फैलने लगा था। वंशी की तरह बजता दर्द और लहर दर लहर चली आती स्मृतियाँ। शाम का वक्त था। डूबते सूरज की उदास होती रोशनी में मन यूं भी फड़फड़ा रहा था जैसे सदियों के जमा दुख मन पर धावा बोलने वाले हों। गमगीन सी उस दिन भी बालकनी से भीगे कपड़े उठा ही रही थी कि तभी उसके बॉस का फ़ोन मेरे मोबाइल पर। नमस्ते आंटी, सब ठीक तो है? मैं अचकचाई, उसने मुझे क्यों फ़ोन किया? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो थोड़ा असहज हुआ। दरअसल आंटी, आंटी, अमित को कहिए कि एक बार ऑफिस आ जाए। नए मार्केटिंग मैनेजर को कुछ डेटा चाहिए। कितनी बार उसको फ़ोन किया पर उसका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ आता है। रुकिए रुकिए, आपको कुछ ज़रूर गलतफहमी हुई है, शायद गलत फ़ोन लग गया है। मेरा बेटा तो रोज़ ऑफिस जा रहा है। मैंने बीच रास्ते में उसे रोक दिया, पर उसने तो मेरा तर्पण ही कर डाला। गलतफहमी मुझे नहीं, शायद आपको हुई आंटी। कश्मीर जाने के लिए उसने जो छुट्टियां ली उसके बाद तो वो ऑफिस आया ही नहीं। उसकी आवाज़ थोड़ी तन गई थी। ये कैसे हो सकता है? वो तो रोज़ ऑफिस के लिए समय से घर से निकलता है। मैं बौखलाई। क्या बकवास कर रहा है वो? क्या दिन में ही चढ़ा ली? वो कच्चा पड़ा। आंटी, मैं आपसे गलत क्यों कहूँगा, लेकिन कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वो जरा अपसेट है। उसके सेल्स टारगेट हाँफ रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे। क्या कोई परेशानी है? कोई प्रेम व्रेम का चक्कर तो नहीं है? हमारे यहाँ ही साल भर पहले एक सीनियर मैनेजर ने हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी की एक लड़की से प्रेम के चक्कर में पड़कर दिमागी संतुलन खो दिया था, क्योंकि कंपनी के कानून के अनुसार इस नौकरी के रहते वो उससे शादी नहीं कर सकता था। उसे नौकरी या छोकरी दोनों में से एक को छोड़ना था। वो ना नौकरी छोड़ पा रहा था ना छोकरी, तो उसने दिमाग को ही छोड़ दिया। ओ नो! क्षण भर में ही घूम गया उसका उस दिन का क्रांति। मैं ढह गई। बिगड़ी बातों को पटरी पर लाने की मेरी आखिरी और थकी थकी कोशिश में लिजी सी आवाज़ निकली। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपसेट तो ज़रूर है। कभी कभी ऐसा सबके साथ हो जाता है, पर प्रेमिका के चलते नहीं, बुद्ध के चलते। शायद बीते हुए कल के चलते ऐसा हो गया है। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल जब से उसने बुद्ध को पढ़ा है वो ऐसा हो गया है। उसे बुद्ध लग गया है। मैं उससे बात करूँगी। आई एम वेरी श्योर ये बुद्ध का साइड इफ़ेक्ट है। क्या कहा आंटी? बुद्ध? बुद्ध? और वो ठाका मारकर हंसता रहा, पर किसी प्रकार खुद पर काबू पाते हुए उसने कहा, आंटी, उसे बुद्ध बुद्ध कुछ नहीं लगा है, और ये बुद्ध का नहीं, टारगेट का साइड इफ़ेक्ट है। ये भी हो सकता है कि उसे मेंटल डिसऑर्डर हो गया हो, क्योंकि वो सोचता बहुत है। उससे कहिए आंटी कि वो सोचना छोड़ दे। नहीं हो तो आंटी, आप उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा दीजिए। अभी आप सुन रहे थे मधु काकरिया जी की लिखी हुई कहानी उसे बुद्ध ने काटा।